नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय विद्युत कार्य के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्या में अंकित ट्रांसफॉर्मर के कार्य सिद्धांत, उसके प्रकार एवं उनके अनुप्रयोगों पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ये एक प्रकार की युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम के द्वारा एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है बिना आवृत्ति को बदले हुए। ट्रांसफॉर्मर के द्वारा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये प्राथमिक वाइंडिंग की तरफ से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करता है। इसमें ईएमएफ की पोलैरिटी को ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम लगते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने आपको एक डायग्राम में दिखाया है कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कि दो साइड है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड। अर्थात हम अगर ट्रांसफॉर्मर को समझे तो कह सकते हैं कि यह एक स्थिर उपकरण है जो कि अल्टरनेटिंग विद्युत ऊर्जा को कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज या अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में दी गई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। और जब वोल्टेज को कम या ज़्यादा की जाती है तो फ्रीक्वेंसी पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और पावर पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आवृत्ति से भी प्रभावित नहीं होता है। इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसके सभी भाग स्थिर होते हैं, इसलिए इसे स्थिर उपकरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत। ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसको स्थैतिक मशीन कहते हैं। इसके सभी भाग स्थिर होते हैं, इसलिए इसको स्थैतिक मशीन कहते हैं। घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसकी दक्षता ज़्यादा होती है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 92% से लेकर 99% तक होती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर विद्युत उपकरणों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है तथा विद्युत परिपथ से चुंबकीय परिपथ में, फिर चुंबकीय परिपथ से विद्युत परिपथ में बिना फ्रीक्वेंसी को बदले ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायग्राम में हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में एक कोर होती है जो कि नर्म लोहे की चादरों की बनी होती है, जिसे वार्निश द्वारा इंसुलेट किया जाता है। कोर के ऊपर दो अलग अलग वाइंडिंग यानी कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है। जब एक वाइंडिंग को यानी कि एक वाइंडिंग कौन सी होगी आपकी प्राइमरी साइड वाली वाइंडिंग, जब एक वाइंडिंग को एसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो इसमें एसी करंट बहाव होने से
चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो कि दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। जैसे ही हमने प्राइमरी साइड के वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा तो उसमें क्या होता है, करंट का बहाव होता है। बहाव होने से उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है जो कि क्या करता है, दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक करने लगता है। क्योंकि दोनों चुंबकीय रूप से मिले हुए हैं, दोनों वाइंडिंग क्या होती हैं, फिर चुंबकीय रूप से मिलने लगती हैं और इस तरह क्या होता है, दूसरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाली वोल्टेज भी क्या होती है, अल्टरनेटिंग होती है। यह उत्पन्न हुई ईएमएफ जो आपकी दूसरे साइड में ईएमएफ उत्पन्न हुई है वह किस पे डिपेंड करती है, दूसरी वाइंडिंग में की गई टर्न की संख्या पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक स्थिर उपकरण जो कि आपका ट्रांसफार्मर है वह क्या कर रहा है, एसी साइड से इनपुट वोल्टेज को ले करके और आउटपुट साइड में ही एसी वोल्टेज देता है। ऊर्जा का केवल स्थानांतरण जो कि आपका विद्युत चुंबकीय के फॉर्म में कर रहा है वो आपका एसी वोल्टेज ही है और यह आपका स्थिर उपकरण है। ट्रांसफार्मर की विशेषताएं की बात करते हैं। आइए, तो प्राइमरी साइड वाइंडिंग, जो वाइंडिंग सोर्स की तरफ जुड़ी होती है वो प्राइमरी साइड वाइंडिंग कहलाती है। सेकेंडरी साइड वाइंडिंग, जो वाइंडिंग लोड की तरफ जुड़ी होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर का कोर है, उसके प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में आपका प्राइमरी वोल्टेज है बीपी प्लस माइनस, और उस प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज में प्राइमरी वोल्टेज है, साथ ही साथ आपका कितना है, प्राइमरी करंट है जो कि आपका प्राइमरी वाइंडिंग एनपी टर्न्स के साथ है। ठीक है, अब सेकेंडरी वाइंडिंग, जो वाइंडिंग लोड की तरफ जुड़ी होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग कहलाती है। ट्रांसफार्मर के कोर के आप सेकेंडरी साइड में देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका सेकेंडरी वोल्टेज है सेकेंडरी करंट के साथ, जो कि आपका एनएस टर्न्स के साथ ली गई हैं। ट्रांसफार्मर केवीए रेटिंग, ये वो अधिकतम पावर रेटिंग होती है जिस पर ट्रांसफार्मर इकाई शक्ति गुणांक तक कार्य कर सकता है। फेज की संख्या, ये 3 फेज या सिंगल फेज के होते हैं और इनका अनुप्रयोगों के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के सिंबल्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर के, जैसा कि आपको बताया, स्थिर उपकरण है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से आपका ऊर्जा का स्थानांतरित होता है। तो हम इसमें 2 वाइंडिंग देंगे, पहला आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। बीच में हम मैग्नेटिक कोर एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाएंगे जो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र का स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। चलिए आइए अब जानते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना कितने तरीके का होता है, तो ट्रांसफार्मर की संरचना आपका 2 टाइप का होता है, कोर टाइप संरचना, सेल टाइप संरचना। कोर संरचना, जहां हमें उच्च वोल्टेज तथा निम्न धारा की जरूरत होती है वहाँ कोर टाइप संरचना वाला ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। कोर टाइप संरचना का डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि आपका सिंगल फेज और 3 फेज दोनों टाइप का ट्रांसफार्मर का दिखाया गया है। सेल संरचना जस्ट आपका कोर संरचना के अपोजिट है, उल्टा है उसका, जहां हमें निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा की जरूरत होती है वहां सेल टाइप संरचना वाला ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। सेल टाइप संरचना का भी डायग्राम हमने सिंगल फेज और 3 फेज का दिखाया है। आइए अब ट्रांसफार्मर के चुंबकीय क्रोट के बारे में जानते हैं।
चुंबकीय क्रोड, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें सिलिकॉन स्टील के पतले पतले परत इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लैमिनेटेड होती हैं, जिसकी वजह से कोर की हीट काफ़ी कम हो जाती है। सिलिकॉन स्टील के पतली पतले परत इस्तेमाल किए जाते हैं और उसे लैमिनेट की जाती है, जिससे कि उसके जब आपका लोड से कनेक्टेड हो तो वो उसकी हीट को कम रहे, हीट ना हो, वाइंडिंग जो है हीट होकर के जलने ना पाए। इसमें दो प्रकार के कोर प्रयोग किए जाते हैं। कोर टाइप संरचना, इसमें लैमिनेटेड वाइंडिंग कोर के बाहर की ओर लपेटी जाती हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। सिंगल फेज और 3 फेज का जो आपका कोर टाइप संरचना है, इसमें जो वाइंडिंग लपेटी जाएंगी वो जो है कोर के बाहर की तरफ लपेटी गई हुई हैं। सेल टाइप संरचना, इसमें लैमिनेटिक वाइंडिंग कोर के अंदर की तरफ लपेटी जाती हैं, जैसा कि आपको देखिए इसमें सिंगल फेज और 3 फेज के कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग लपेटी गई हैं वो अंदर की तरफ लपेटी गई हैं। आइए ट्रांसफार्मर टर्न अनुपात जानते हैं क्या होता है। इसको निम्न तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। इसको अंग्रेजी के अक्षर ए से प्रदर्शित करते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या का अनुपात होता है। अगर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज के रूपांतरण के अनुपात की बात करें तो वो आपका BS/BP = NS/NP होता है, जहाँ पर आपका BS क्या है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, और BP क्या है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज। NS क्या है, सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स, वाइंडिंगों की संख्या, टर्नों की संख्या, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी साइड का है, और NP वाइंडिंग में टर्नों की संख्या प्राइमरी साइड का है। और अगर ट्रांसफार्मर के धारा रूपांतरण अनुपात को देखें तो क्या होता है, IP/IS = NS/NP। IP क्या है, प्राइमरी साइड में उत्पन्न करंट। IS क्या है, सेकेंडरी साइड में, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में उत्पन्न करंट। NS क्या है, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी साइड में। NP आपका वाइंडिंग में टर्नों की संख्या प्राइमरी साइड में। अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात क्या होता है, जिसे हम टर्न अनुपात स्मॉल a से दिखाते हैं। कहीं कहीं पे आपको इसको लेटर स्मॉल k से भी दिखते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी a लिखा रहता है तो कभी k लिखा रहता है स्मॉल में, तो वो आपका ट्रांसफार्मर टर्न अनुपात ही देता है। तो अगर इसके कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, BS/BP = NS/NP = IP/IS = A या फिर K। यही आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर टर्न अनुपात। आइए अब ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले आपका है टैंक, जो कि आपका मेन टैंक से भी जाने जाते हैं। टैंक, इस टैंक के अंदर वाइंडिंग कोर या फिर कूलिंग ऑयल भरे होते हैं। ट्रांसफार्मर कोर, जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर कोर क्या होता है। ट्रांसफार्मर कोर कहने का मतलब है कि जो आपके पतले पतले लोहे के चादरों की बनी होती है, जो कि LEIU कई शेप के होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर कोर, जिनको हम कोर या सेल टाइप के डिजाइन में उसको कंबाइन करते हैं, फिर जाके उसमें सिंगल टाइप या फिर 3 फेज के टाइप का ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं, वही आपका कोर होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में 2 साइड होते हैं, इनपुट साइड, आउटपुट साइड। इनपुट आपका प्राइमरी वाइंडिंग और आउटपुट आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। टर्मिनल और बुशिंग, टर्मिनल ट्रांसफार्मर में जो है जैसे कि वाइंडिंग की गई रहती है तो एक टर्मिनल
बॉक्स दिए रहते हैं जिसमें कि जितने भी कनेक्शन होते हैं उस बॉक्स में किए गए रहते हैं। और बुशिंग आपका मेन लाइन कनेक्शन के लिए दिए जाते हैं, जो कि आपका पोर्सिलिन का बना हुआ होता है। ट्रांसफार्मर आयल आपका जो है मेन टैंक के अंदर होता है, जो कि कूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपका जो है ट्रांसफार्मर लोड से कनेक्टेड होता है तो आपका जो है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हीट ना करने पाए, इसलिए वो जो है इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल दिए रहते हैं उनको कूलिंग प्रदान करने के लिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर इन केस अगर आपका ट्रांसफार्मर लोड साइड से काफ़ी ज़्यादा लोड कनेक्ट हो तो उसमें करंट की वैल्यू होती है, तो उससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हीट करने लगता है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसका लेवल ज़्यादा होने लगता है। तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है। रेडिएटर, यही एक जो है इस रेडिएटर में पाइप बने होते हैं जिसमें कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से आपका ऑयल आता रहता है, और वह पाइप क्या रहता है, हवा के कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से हवा के कांटेक्ट में होने की वजह से मेन टैंक से तो तेल उसमें आता रहता है। तो इससे क्या होता है, उस टैंक के अंदर का जो भी ट्रांसफार्मर ऑयल है वो धीरे धीरे क्या होता है, कूल होता रहता है, ठंडा होता रहता है। ये तो आपका रेडिएटर है। कंजर्वेटर टैंक, इसका क्या काम होता है, जो कि ट्रांसफार्मर का सबसे ऊपर वाला भाग रही होता है, ये स्टोरेज पार्ट है ट्रांसफार्मर का। इसका काम है तेल को संरक्षित करना। जब तेल का लेवल लोड के कारण ज़्यादा हो जाए तो अपने अंदर स्टोर कर लेता है तेल को, और तेल का लेवल जब कम होने लगता है तो ये मेन टैंक को प्रवाहित भी करने लगता है। ये आपका स्टोरेज टैंक है, ठीक है। आइए अब ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानते हैं। ट्रांसफार्मर आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। शक्ति ट्रांसफार्मर जो कि पावर ट्रांसफार्मर, उपयंत्र ट्रांसफार्मर जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर कोई एक छोटा ट्रांसफार्मर जिसमें कि सिंगल वाइंडिंग की गई रहती है। पावर ट्रांसफार्मर आपको ज़्यादातर जनरेटिंग पावर प्लांट पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे एक हाई लेवल में अगर पावर को ट्रांसफ़र करना हुआ वन साइड से दूसरे साइड में, तो हम वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका गली घर मोहल्ले कारखानों आदि में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे जिनका वोल्टेज लेवल आपका 440-240 वोल्टेज तक का होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वही सेम आपका 220-230 वोल्टेज तक का। 3 फेज ट्रांसफार्मर आपका 440 वोल्टेज तक का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो कि आपके 2 टाइप्स के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये दोनों ट्रांसफार्मर आपका हाई एक्सटेंशन लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ओवरहेड लाइन होती है उनमें ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए गए रहते हैं। आइए अब जानते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये होता क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच वोल्टेज को बढ़ाता है, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि यह प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच के वोल्टेज को बढ़ाता है, और जो इनके वाइंडिंग के टर्नों की संख्या है वो प्राइमरी साइड में कम होती है और सेकेंडरी साइड में ज़्यादा होती है। इसको हमने डायग्राम्स के थ्रू दिखा रखा है कि आपका एक आयरन कोर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग की साइड में आपका नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी कम लिए गए हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लिए गए हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में
जो आपका N1 टर्न्स है, N1 यानी कि प्राइमरी साइड का टर्न्स है, वह मोटे तार का और कम टर्न किए गए हैं, और N2 साइड जो कि आपका सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग है, वह पतले तार का और अधिक टर्न्स लिए गए हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज की मान को देखा जाए तो कितना है, 6 से लेके 20 kV तक का वोल्टेज हम AC इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। अब जा कर के यही प्राइमरी वाइंडिंग से AC सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया है। इसमें क्या होने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वह चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग से लिंक करता है, तो सेकेंडरी साइड में हमारा भी क्या होता है, AC EMF उत्पन्न होता है। चूँकि यहाँ पे सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग के टर्नों की संख्या अधिक है, इसलिए सेकेंडरी साइड में हमारे वोल्टेज का मान 110 kV, 220 kV या फिर 410 kV तक का होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरित करता है चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में। तो बस आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भी वही हुआ है। और ये जो ऊर्जा का स्थानांतरित करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में किए गए टर्नों की संख्या, वाइंडिंग के तारों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, ये आपका हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि हाई वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज चाहिए होगा लोड साइड में, हम वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसमें ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी के बीच क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है, दोनों के बीच में वोल्टेज को घटाता है। अभी तक स्टेप अप में क्या था, वोल्टेज को बढ़ाता था दोनों के बीच में, लेकिन डाउन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज को घटाएगा, किधर साइड, सेकेंडरी साइड में। इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से कम होता है। चलिए आइए डायग्राम में देखते हैं कि एक आयरन कोर है जिसमें प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में तारों की संख्या, वाइंडिंग की संख्या अधिक ली गई है और पतले तार से किए गए हैं, जबकि सेकेंडरी साइड में तारों की संख्या बहुत कम की गई है, जो कि मोटे तार से किए गए हैं। अब हम मान लेते हैं कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज हमने कितना लिया है, 11 kV का वोल्टेज हम प्राइमरी साइड में दे रहे हैं AC इनपुट सप्लाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो सेकेंडरी साइड में कितना हमें वोल्टेज को घटाएगा दोनों के बीच का, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी साइड में हमने नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग की कम कर रखी है। ठीक है, तो इधर आपका वोल्टेज का रेंज कम होना चाहिए, तो इधर आपका कितना हो गया वोल्टेज का रेंज, 440 वोल्ट। क्यों, क्योंकि हमने वाइंडिंग की संख्या को कम रखा है। जैसा कि हमें पता है इक्वल टू ND5 - ND5/dt। आपका ट्रांसफार्मर उत्पन्न EMF किस पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर में की गई वाइंडिंग के लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए आइए अब ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग की बात करते हैं कि इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़, इनको उपयोग के आधार पे प्रयोग कर सकते हैं। पावर ट्रांसफार्मर ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं, ये सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। ये उच्च वोल्टेज 33 kV से भी ज़्यादा वोल्टेज को स्थानांतरित करता है। इनको पावर जनरेशन स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये आकार में छोटे हैं। इनका उपयोग 440 वोल्ट से 220 वोल्ट तक के लिए किया जाता है। ये घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रयोग किए जाते हैं। आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के संरचना, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोगों पर
प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।